ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। नमस्कार। किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए संयम, संकल्प और समर्पण की जरूरत होती है। कोविड महामारी के दौरान भी हम सब ने देखा कि शुरुआती दौर में हमें ऐसा लगा कि शायद ये इतनी बड़ी चुनौती है कि हम सब इससे पार पा ही नहीं सकेंगे। दिन बीते, समय गुजरा, कोविड वैक्सीन आई और इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए और आज हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये पैंडेमिक न रहकर एंडेमिक में बदल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बहुत ध्यान रखने की है, वो ये है कि जब तक ये महामारी बनी हुई है, हम सबको कोविड नियमों का पालन करते रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। डॉक्टर राकेश, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि एक तरफ जहां पूरे भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, एक अब दूसरी समस्या पैदा हो रही है, वो है लोग बहुत ही लापरवाह होते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये महामारी समाप्त हो रही है, अब कोई लहर नहीं आने वाली है। ऐसे में क्या मास्क लगाना, क्या सुरक्षित दूरी का पालन करना, बहुत हुआ ये सब। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? आनंद जी, आपने बहुत सही कहा है। ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों का भी है और खासतौर से हम लोग बाहर मार्केट में, मॉल्स में जाते हैं, रोड पे देखते हैं, सब्जी मंडी, इन जगहों पे जहाँ पे क्राउडिंग होती है। और आजकल तो शादी वगैरह का सीजन भी काफी चल रहा है, तो मैंने देखा है कि लोग वाकई में बहुत लापरवाह हैं। और अभी तो आपको देख ही रहे हैं, सब जगह इलेक्शन चल रहे हैं यूपी में और जगहों में, तो बहुत उसके थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, लेकिन लोग काफी उसके उतना फॉलो नहीं कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स जो होने चाहिए या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो उनके लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छी तरह से याद है और लोगों को कभी भूल नहीं सकते कि जो सेकेंड वेव आई थी वो कितनी खतरनाक थी, कितनी लोगों की असामयिक मृत्यु हुई इसमें और कितनी प्रॉब्लम्स हुई। और उसके बाद धीरे धीरे जब वो वेव खत्म हुई तो उसके बाद भी हम लोग काफी लापरवाह हो गए थे। और उसका कारण है कि धीरे धीरे लोगों ने मास्क लगाना कम किया, डिस्टेंसेस कम किए, हैंड वॉशिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसका ही निष्कर्ष था कि लोग धीरे धीरे थर्ड वेव की तरफ हम लोग बढ़े हैं जी। तो ये जो थर्ड वेव आई है, ये सेकेंड वेव जब धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया था तो लोग बहुत रिलैक्स हो गए थे उस समय। तो मेरा यही मानना है कि अभी पूरी तरह से ये नहीं है और पूरे वर्ल्ड में लोगों का कहना है कि हम लोग सतर्क रहे। और मेन कारण यह है कि शायद सेकेंड वेव में उतनी ज्यादा लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन या मोर्टेलिटी नहीं हुई जितनी सेकेंड वेव में थी, तो लोग बहुत रिलैक्स हो गए। और उसका मेन रीजन ये है कि एक तो जो वायरस था उसकी इंटेंसिटी या इंडेमनिसिटी उतनी अधिक नहीं थी, शायद ऐसा लोग कह रहे हैं साइंटिस्ट लोग। और जो सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं कि शायद काफी सारे लोगों को इंडिया गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगवा रखी थी और लोग जागरूक थे, तो उसकी वजह से वो उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी हम सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर चौथी वेव आने में भी संभावना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी इतना रिलैक्स मत हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि आप लोग खुद भी ऑल इंडिया रेडियो से, टीवी पे सब प्रसारित करते रहते हैं कि कैसे अपना पालन करें, वो करते रहें। डॉक्टर राकेश, आपने कहा कि आने वाले समय में भी लहर आ सकती है। इससे जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कि अगले 6 से 8 महीने में कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक होगा, बहुत ज्यादा डेथ रेट होने की आशंका है। इस तरह की जब खबरें सर्कुलेट होती हैं या यूं कहें कि वायरल होती है, तो तमाम जो देशवासी हैं उनके मन में कई तरह की शंकाएं पैदा होने लगती है। कई बार वो पैनिक भी हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस खबर के बारे में आप? देखिए, इसमें इवन WHO ने, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा
समाचार पत्रों में कि उनके भी चीफ जो है उन्होंने कहा कि शायद एक नया वेरिएंट आएगा। तो होता क्या है कि वेरिएंट बिल्कुल आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कितना घातक होगा ये अभी हम नहीं बता सकते। आने की संभावना है, बिकॉज इस वायरस का ये कैरेक्टर है कि ये अपने वेरिएंट्स बनाता रहता है। और ज्यादातर आपको पता है कि ये हमारे देश की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है जी। और बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज, ये बहुत ही लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज, जहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत कम है, रेट बहुत कम है। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इतने इंतजाम किए और लोगों को वैक्सीन इतनी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के ऊपर, शायद आपको उससे ज्यादा सही पता होगा, एग्जैक्ट लग चुकी है। तो वेरिएंट इसीलिए आते हैं कि जो लोग, अगर वो वायरस एक आदमी से उस दूसरे आदमी में जाता है, एक जो वैक्सीनेटेड है उससे फिर अनवैक्सीनेटेड में जाता है, तो वो अपना कैरेक्टर चेंज करता है और फिर वहां से फिर से ट्रांसमिट होकर फिर से किसी नए आदमी में जाता है। तो इस तरह से उसका कैरेक्टर चेंज होता है, वेरिएंट्स आते रहते हैं जी। तो ये कहना कि ये कितना घातक होगा ये तो बहुत ही मुश्किल है हम लोगों को, लेकिन सतर्कता तो हमें बरतनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक कि पूरी तरह से हमें WHO की तरफ से या हमारी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये ना मिल जाए कि हाँ ये अब खत्म हो गया है पैंडेमिक जी। और तब तक हमें पूरी सतर्कता बरतनी है। जी बिल्कुल। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान में भारत में अब तक 175 करोड़ से ज्यादा कोविड डोजेज लग चुकी हैं। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब को और आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे, तो आपने बताया कि 175 करोड़ लगभग वैक्सीन लग चुके हैं। सर खुशी की बात यह है कि पहले सुनने में आया था कि फरवरी के महीने में काफी तीसरी लहर आने का अंदेशा था, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से, डॉक्टर साहब और तमाम जो भी स्वास्थ्यकर्मी है, उनकी मेहनत से ये मुसीबत चल गई। तो सर अब ये मतलब जैसे मुसीबत ये जो कोरोना की है धीरे धीरे तो लगभग समाप्त हो रही है, वो फिर बढ़ जाती है, तो इसमें मतलब क्या ये कहाँ पे लापरवाही हो जाती है, ये बढ़ने लगती है, जब घट जाती है तो दोबारा ये बढ़ने का मतलब अंदेशा क्यों हो जाता है? इसके बारे में हम लोगों को आप कुछ बताएं। देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि जब एक बार घट गया तो फिर दोबारा क्यों बढ़ा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इस बार भी आपने देखा कि वेरिएंट्स आते रहते हैं। जैसे हम लोग का एक डेल्टा वेरिएंट आया था जब सेकेंड वेव आई थी, तो काफी लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए थे और वो काफी फैटल था, काफी लोगों की डेथ हो गई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हुई, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन फिर एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आया जो साउथ अफ्रीका से उधर से आया ओमिक्रॉन, और धीरे धीरे वो भी बहुत तेजी से फैला। उसकी फर्टेलिटी रेट उतनी ज्यादा नहीं थी, बट उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा थी। तो इस वजह से नए नए वेरिएंट, और जब एक वेरिएंट आता है तो बॉडी उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। चाहे आप समझ लीजिए आप वैक्सीनेटेड जो नहीं भी हैं उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी वंस दे आर इन्फेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर वेरिएंट। तो अब उससे क्या हुआ कि हमारा डेल्टा वेरिएंट से हमारे पास इम्यूनिटी थी और वैक्सीन भी डेल्टा की हम लोगों को लग चुकी थी। लेकिन ओमिक्रॉन पे कई साइंटिस्ट ने कहा कि हम लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं थी, बिकॉज जो वैक्सीन लग रही थी उसमें इसका एंटीबॉडी नहीं था, एंटीजन नहीं था। तो इसी तरह से अब फिर से अगर हम लापरवाह हुए, हो सकता है नया वेरिएंट आए, जैसे कि संभावना अपने साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, तो उससे हमें इम्यूनिटी नहीं है हमारे पास। और जब इम्यूनिटी नहीं है तो जो बॉडी रेस, जो वो ऐसे खासतौर से लोग जो बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स, कैंसर्स हैं, लोग स्टेरॉइड्स पे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनमें बहुत ज्यादा संभावना होती, गर्भवती महिलाओं में, छोटे बच्चों में। और ये खासतौर से ये जो फेज चल रहा है इसमें तो बच्चों में भी आपने देखा इन्फेक्शन हुआ था और अभी भी संभावना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू किया, 15 से 18 साल के लोगों में वैक्सीनेशन लगा है। सो अभी ये चीजें कहना बहुत मुश्किल है, बट सतर्कता तो हमारे हाथ में। और हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं जोर देके फिर से कि जब वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था तब भी हम लोगों ने इससे लड़ाई लड़ी, मास्क के द्वारा, हैंड सैनिटाइजेशन के और डिस्टेंस बना के। सो दीज आर द 3 की पॉइंट्स। जैसे हम गैदरिंग में भी जाएंगे तो अपने को डिस्टेंस रखना है, लोगों से दूर से बात करना है,
तो ये चीजें पालन अगर करेंगे तो हमें कोई भी वेरिएंट आए उसमें सब में यही सबसे बड़ा वैक्सीन यही है। जी, गाजियाबाद से अशरफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो अशरफ जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, नमस्कार। नमस्ते। ये सर हम पूछना चाहते हैं ओमिक्रॉन और ये जो वैक्सीन लग रही है, तो सर जो ये एक नया वायरस आया है तो इसका भी काम ये वैक्सीन करेगी क्या? जी डॉक्टर साहब, अभी जितने भी वायरस अवेलेबल है, मतलब इंडिया में फैले हुए हैं, तो हम लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं इससे हमारा बॉडी रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। तो ये वैक्सीन जो है, आपको पता होगा कि ये जितनी भी वैक्सीन, इवन जो पहले भी हमारे यहाँ बीमारियां हैं, जैसे आप न्यूमोनिया समझ लीजिए, उसकी वैक्सीन है हमारे पास, टाइफाइड की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, तो इन सब चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। ये वैक्सीन तो हम ऑलरेडी बहुत सारी यूज कर रहे हैं। उसी तरह से ये भी एक वैक्सीन है। तो नन ऑफ दीज वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। पहली चीज ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि इस बार भी आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास ऐसे आए जिनको दोनों वैक्सीन लग भी गई थी और फिर भी उनको हो गया, या कई ऐसे पेशेंट थे जिनको वैक्सीन भी लगी थी और उनको एक बार कोविड का इन्फेक्शन हो भी चुका था, तो उनको भी दोबारा कोविड हुआ। लेकिन फायदा वैक्सीन का सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी तो ये बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, शायद हल्का बुखार आए या जुकाम हो, और 2-3 दिन आप रेस्ट कर लें, डॉक्टर सलाह लें, तो पैरासीटामोल वगैरह जैसे दी गई थी तो उसी से ठीक हो गया। और बहुत ही कम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी या ऑक्सीजन की। तो फैटेलिटी रेट या जिसको मृत्यु दर कहते हैं वो बहुत कम रहती है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि अगर कोई भी नया वेरिएंट भी आएगा तो ये जो वैक्सीन हम लोगों की लगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बेकार है, ये काफी काम करेंगी काफी हद तक और हमें सीरियस इन्फेक्शन से बचाएंगी। ये सबसे बड़ी चीज समझने वाली। जी, बड़ौद से हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश शर्मा। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम हमेशा सर्वोत्तम होता है, बेहतरीन प्रस्तुत कर लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो है अब तीसरी लहर तो आ चुकी, क्या चौथी लहर भी आएगी और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी? जी डॉक्टर राकेश, यही सवाल अभी कुछ और लोगों ने इससे मिलता जुलता सवाल ही पूछा था। देखिए, चौथी लहर के बारे में संभावना तो हम ये मान के चलेंगे कि नहीं आएगी अगर लोग अपना ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि वैक्सीनेशन अगर सबके लगवा लिया है और उसके बाद भी अगर बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं, मास्क लगाना बहुत जरूरी, ये ध्यान रखिए। और अपना कहीं भी जगह जाए तो हाथ धोएं। अगर आप ये पालन करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि चौथी लहर आएगी भी तो उस तरह की लहर नहीं आएगी जैसे सेकेंड वेव थी। थर्ड वेव में भी देखिए हम लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन चूंकि इतना लोगों ने प्रिकॉशन रखा, गवर्नमेंट ने इतना इंतजाम किया, वैक्सीनेशन इतने लोगों ने लगवा लिया, जैसा कि अभी आनंद जी ने बताया 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी हुई हैं। सो अभी थर्ड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाई हो वो लगवा लें, और जो उस ग्रुप में आते हैं और बच्चों में भी जो वैक्सीनेशन है वो करें, तो थर्ड वेव की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आएगी तो बहुत तेज वेव नहीं होगी, ये है मेरा कहना। चलते हिमाचल प्रदेश, जहां कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजू सिंह। राजू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सर हमारे देश में सर 80% लोगों को सब टीके लग गए हैं सर। अब फिर भी आप हमें कह रहे हैं हम मास्क लगाएं। तो सर मैं भी पढ़ रहा था कि आइसलैंड में एतवार से जो है बसों में सारी स्थानों के ऊपर से मास्क उतार रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोला कि 80% जो है टीके लगे। तो जी राजू जी, आपका सवाल समझ गए जी। लगे कभी नहीं हमें। जी डॉक्टर राकेश, ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में 80% से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है, और आयरलैंड जैसे देशों में जहां 80% टीकाकरण हो गया है, वहां सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने की छूट मिल रही है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क तकनीकी कारणों से टूट गया है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी के अब कम होते स्वरूप के बीच कुछ ढील दी जा रही है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने मार्च से सेल्फ आइसोलेशन को खत्म करने का निर्णय किया है। साथ ही मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर आपकी मर्जी है तो आप मास्क पहन सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं पहन सकते हैं। जैसे कि राजू जी पूछ रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में भी 80% लोगों को टीके लग चुके हैं। हर देश अपनी आबादी के अनुसार और अपने अलग अलग स्वरूपों के अनुसार और वहां जो कोविड मैनेजमेंट समिति होती है उसकी सिफारिशों के अनुसार ही सरकारें निर्णय लेती है। ब्रिटेन में भी जो इस तरह की पहल की गई है वहां की मौजूदा हालात को देखते हुए ली गई है। सभी देश ये सोचते हैं कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उस हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करने के बाद ही इस तरह की ढील दी जा सके। वो वहां की जनसंख्या पर निर्भर करता है। वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि वो सवाल पूछ रहे थे राजू जी कि 80% लोगों को भारत देश में कोविड वैक्सीन लग गई है। आयरलैंड में भी 80% लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई है। वहां मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रह गया है। अब अपने देश में ऐसी छूट क्यों नहीं दी जा रही है? ये तो देखिए डॉक्टर्स का अपना अपना यहाँ पे जैसे आईसीएमआर है या जो हमारे विशेषज्ञ हैं, क्योंकि हर जगह की जनसंख्या की बॉडी इम्यूनिटी एक सी नहीं है। और आपको पता होगा कि आयरलैंड जो है उसकी जनसंख्या कितनी है और वहां पे लोगों को घर बहुत दूर में आयरलैंड रहा भी हूं और मैं कुछ समय के लिए वहां पे जाता रहता हूं। तो या यूनाइटेड किंगडम में भी काफी चीजें कम कर दी गई हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। वो एक पहली चीज की वहां पे मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त है। हर आदमी जागरूक है, स्वयं से वो डॉक्टर्स को फोन से इन्फॉर्म करता है। वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, दूर दूर लोग रहते हैं, तो वैसे भी कंजेशन या जिसको कहना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और वैक्सीनेशन वहां भी काफी, जैसे आपने खुद बताया कि 80% है या इससे भी ऊपर होगा। यूके में भी काफी कुछ है, वहां पे हो सकता है कि यहाँ पे भी बहुत जल्दी ये सब रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सब चीजें पता है और साइंटिस्ट इसके बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी तरफ से अपना बचाव करने के लिए आपको खुद आप जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं करती तो हर समय के लिए। तो ये आपको अपना बचाव करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं वैक्सीन लगवाइए और मास्क लगाइए और खासतौर से भीड़ भाड़ वाली जगहों में तो बिल्कुल भी लापरवाह न रहें। जी, गाजियाबाद लोनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी हमारे एक बुजुर्ग थे, हम वो मिले थे, हम डिस्पेंसरी में गए थे हम वहाँ पे, तो उनकी 65 एज थी, तीसरी डोज भी ले ली थी लेकिन उनको फिर भी पॉजिटिव आ रहा था, तो थोड़ा समझाएं। हाँ, मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको वैक्सीन लेने से इन्फेक्शन के जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आए जिनको 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन लग गई, उनको कोरोना हो गया और उसके बाद लेकिन वो विदिन 3 से 5 दिन 7 दिन में वो लोग ठीक भी हो गए, घर पे ही ठीक हो गए। उनको ना ऑक्सीजन की कमी हुई ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन का। ये फायदा वैक्सीन का है। और मृत्यु दर में बहुत कमी है। कुछ लोग जो काफी बॉडी रेजिस्टेंस उनका कम था, यानी डायबिटीज थे, कैंसर पेशेंट थे, रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, उनके अंदर ज्यादा घातक ये देखा गया है, क्योंकि उनमें ओल्ड एज में वैसे भी इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, तो वैक्सीन उतनी कारगर नहीं होती। दूसरा कारण इसका ये भी है, तो इसलिए। महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुनाथ जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, अभी जो रिसर्च सर सामने आई थी सर, ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट का जो टाइप ए और टाइप बी के बारे में कुछ बताया जा रहा है सर, क्या सीरियस है क्या? और WHO का भी जो प्रोडिक्शन है कि दूसरा वेरिएंट आ सकता है, और जो अमेरिका के जो बिल गेट्स है उन्होंने जो प्रोडिक्शन किया है, उन्होंने कहा है कि महामारी आगे दुनिया को सामना करना पड़ेगा, दूसरी महामारी को। तो उनका कहना क्या मतलब ये
कोरोना के बारे में कहते हैं कि कोई अलग से महामारी आ सकती है, क्योंकि वो दुनिया के जाने माने व्यक्ति है, और साइंटिफिकली अगर उनको क्या नॉलेज है वो पता नहीं अपन को। थैंक यू सर। जी डॉक्टर राकेश। देखिए, 2 क्वेश्चंस हैं आपके। एक तो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का AB के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि AB नहीं, बहुत सारे और भी CD भी होते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंटिस्ट हैं और वो लैब में काम करते हैं, और वो उनका काम ही है वायरस के बारे में नई नई खोजें करना, और वो लोग नई खोज करते हैं। और बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में हैं, हम लोगों को इन्फेक्ट नहीं करते। और जैसे आपने बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, हम लोगों ने उसके मरीज भी देखे थे कुछ साल पहले। तो वो वायरसेस जो थे ये एनिमल्स में होते थे और कभी भी ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जब उनमें म्यूटेशन हुआ किसी वजह से, वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गए, लो बॉडी इम्यूनिटी वाले के, फिर धीरे धीरे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा। तो इस तरह से वायरसेस, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये वायरसेस चेंज होते रहते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब ये वायरस वर्ल्ड में आया था तो पहली बार ये चाइना में चमगादड़ के थ्रू आया था, और ये वायरस ह्यूमन में नहीं होता था, और ये लोग रिसर्च कर रहे थे लैब में, और शायद वहां से, जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये आया। तो कहने का मतलब है नए नए वायरस आते रहेंगे, और ये एंडलेस, कभी भी नए वायरस आएंगे। इसके पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे। और हम लोगों को अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग रखना है, बस बेसिक चीज ये है। और बाकी जो हमारा बिहेवियर है वो गवर्नमेंट खुद ही बीच बीच में गाइडलाइंस निकालती रहती है। कब आपको देखिए धीरे धीरे जैसे केसेस कम हो रहे हैं, हम लोगों को गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं, कि हमारी ट्रेवल की गाइडलाइंस या हम लोगों को स्कूल खुलने की गाइडलाइंस, आपको ऑफिसेज में काम करने के, ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। तो समय समय पे आपको इसके बारे में जानकारी, और खासतौर से ऑल इंडिया रेडियो तो आप लोगों को हमेशा जो नई तथ्य होते हैं बताते हैं। तो अभी आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप वैक्सीन लगवाएं। और हमारा जहां तक मानना है, बिल गेट्स साहब का, वो काफी पॉपुलर आदमी है और स्टेटमेंट वो उन्होंने दिया है, बट हम लोगों को उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आएगा भी तो उसकी हम लोग तैयारी रखेंगे। जी। हरियाणा से नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। नमस्ते सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो नवजात शिशु हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको कोरोना होने के कितने % चांस है, और कैसे पहचाने कि कोरोना हो गया? मैं थोड़ा सवाल समझ नहीं पाया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, ये कह रहे हैं कि जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें कोरोना के क्या लक्षण हैं और कैसे समझे कि उन्हें कोरोना हो गया? हाँ, अभी देखिए वैक्सीन से छोटे बच्चों के लिए तो नहीं आई है, अभी 15 से 18 साल के लिए है, और गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है कि शायद 12 साल 8 से 12 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। कोरोना के लक्षण बच्चों में भी सेम है, लेकिन छोटे बच्चों में आपको पता होना चाहिए कि बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो अभी इसलिए वैक्सीन नहीं लगाई गई हैं, और उनमें कोई बहुत खतरे वाली बात नहीं होती है। और खास तौर से बच्चों में भी सेम इन्फेक्शन वाले जो हम लोगों के लक्षण हैं, यानी कि आपको सर्दी जुकाम होना, खांसी आना, बुखार आना, सर में दर्द होना, और बच्चों में कई बार उल्टी या लूज मोशंस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मेन तो ये सिम्टम्स हैं, लेकिन इसमें भी इस तरह के सिम्टम्स आपको पता है नॉर्मल सर्दी बुखार में भी होते हैं। तो अगर ऐसा लगे, आपके जो स्पेशलिस्ट या आपके बच्चों के डॉक्टर हैं उनको आप दिखाएं, और अगर वो समझेंगे कि इस तरह के कुछ है लक्षण, और क्योंकि एक से दूसरे में फैलता है, अगर घर में 3-4 बच्चों को एक से ही सिम्टम्स हो रहे हैं, या घर में कोई कोरोना का व्यक्ति है, पेशेंट है, उसके टच में या उसके कांटेक्ट में बच्चे आए, तो उसकी संभावना ज्यादा है। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, लोहा लोहे को काटता है। कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनाई गई है वो मरे वायरस से बनाई गई है। 175 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। ये एक वैक्सीन बनाने में कितने वायरस इस्तेमाल होते हैं, ये थोड़ा सा जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि ये अभी हम पढ़ रहे हैं जरा न्यूज़पेपर में, अमेरिका ने इसको इजाजत दे दी है, मान्यता हो गई है उसके लिए।
तो ये वायरस कितने इस्तेमाल होते हैं मरे हुए वायरस इंजेक्शन में? इसको गिनना मुश्किल है, ये गिनना बहुत मुश्किल, ये आपका बहुत मुश्किल सवाल है और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि ये वायरस कितने वायरस है ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो आप में इम्यूनिटी कितनी पैदा करता है। बिल्कुल। तो गिन के नहीं दिया जा सकते हैं वायरस, क्योंकि वायरस इतने मतलब माइक्रोन्स में होते हैं, तो उनकी गिनती करना, बट हाँ उनकी ये क्षमता देखी जाती है कि वो एंटीबॉडी कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की बात हो रही है, इस देश में अब भी करोड़ों ऐसे लोग हैं, लगभग 5 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं ली है। अब भी उनके मन में कोई हिचक है, कोई शंका है, किसी तरह का डर है, क्या कहेंगे उन्हें आप? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई शंका न रखें। देखिए, वैक्सीन लगने के बाद हमारे देश में कितनी जो अब की थर्ड वेव आई उसमें कितने कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ या मोर्टेलिटी हुई, और आप अपने को भी बचाइए और अपने घर वालों को भी इस बीमारी से बचाएंगे और समाज को भी बचाएंगे अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे। तो मैं तो उनसे कहूंगा अगर आपने पहली नहीं लगाई है तो जितनी जल्दी हो सके इस वैक्सीन को लगवा लें। और अब तो बहुत सारी वैक्सीन है, उस समय शुरुआत में थोड़ी सी कम वैक्सीन थी तो सबको शायद उपलब्ध न हो पा रही है, अब तो आपको गवर्नमेंट ने शायद फ्री लगा रही है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं सो दैट हमारी अगली वेव न आने पावे। और इससे दूसरा फायदा है कि वायरस में म्यूटेशन भी नहीं होगा। जी डॉक्टर राकेश, आप मधुमेह के मरीजों का लंबे समय से इलाज कर रहे हैं। कोरोना के बाद कुछ ऐसे लोगों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिली जो पहले नॉन डायबिटिक थे। अब ऐसे लोग अपना ध्यान कैसे रखें? जी, आपने सही सवाल पूछा। ये इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ लोगों को डायबिटीज हो गई और उस समय काफी लोगों को स्टेरॉइड भी यूज किए गए थे ट्रीटमेंट के उसमें, तो स्टेरॉइड की वजह से भी डायबिटीज हो गई और उसी की वजह से ब्लैक फंगस का भी केसेस काफी हम लोगों को देखने को मिले थे। डायबिटीज अगर आपको ड्रग की वजह से है तो वो धीरे धीरे 2 से 3 महीने में अगर आप परहेज रखेंगे शुगर का और जो डॉक्टर से संबंधित दवाएं हैं वो खाएंगे, लेकिन अगर आपकी बराबर शुगर हाई चल रही है तो ऑफकोर्स आपको स्पेशलिस्ट से मिलना है। खान पान में जो शुगर की चीजें हैं, डायबिटीज से रिलेटेड चीजें हैं वो नहीं खानी है, और शुद्ध हवा बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने देखा कोविड के टाइम पे हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने 4 से 5 किलो वजन बढ़ा लिया और किसी का 10 किलो वजन ही बढ़ गया पिछले 2 सालों में, बिकॉज उसमें से बहुत से लोग बाहर नहीं जा पाए, जो रेगुलर वॉकर्स थे वो वॉक नहीं कर पाए और इतना स्ट्रेस में रहे कि स्ट्रेस इटसेल्फ जो है अपनी वजन बढ़ाने में खाना खाना ये वो सब इरेगुलर हो गई लाइफ स्टाइल, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो ये सब चीजें मिलजुल के आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगी और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होती तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको उचित सलाह देंगे। जी डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। तो जैसा कि डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि हमें इस बात पर समय नहीं गंवाना चाहिए कि कोरोना की कोई और नई लहर आएगी और आएगी तो कब आएगी। हमें ये सोचना है कि जो मौजूदा स्थिति है उसे हम नियंत्रण में कैसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले कोविड नियमों का पालन जरूरी है। जहां भी जाएं मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी का जितना संभव हो सके उतना पालन करें, अपने हाथ को सैनिटाइज करें, साबुन पानी से बार बार धोते रहें। साथ ही साथ इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन ली है या नहीं ली है, तो वहां पर सुरक्षित दूरी जरूर अपनाइए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर राकेश कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।